वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने तो अपना इरादा साफ कर दिया है, लेकिन इजराइल से ईरान की बढ़ती तकरार एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रही है। सवाल है कि क्या मध्य पूर्व में बड़ी जंग होने वाली है? क्या खाड़ी देश इस जंग का हिस्सा होने वाले हैं? नसरल्लाह की मौत के बाद जंग के पहलुओं की पड़ताल करती यह रिपोर्ट देखिए। इजराइल से सीधा युद्ध करेगा ईरान। इजराइल के खिलाफ उतरेंगे मुस्लिम मुल्क। इजराइल ने अपना इरादा, वादा और कायदा सब समझा दिया है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में कहा कि हसन नसरल्लाह आतंकी था, इजराइल का दुश्मन था, जिसके खात्मे के साथ हिसाब बराबर हो गया है। Yesterday, the state of Israel eliminated the arch murderer Hassan Nasrallah. We have settled accounts with someone who is responsible for the murders of countless Israelis and many nationals of other countries, including hundreds of Americans and dozens of French. Nasrallah was not just another terrorist. He was the terrorist. He was the axis of the axis, the main engine of Iran's axis of evil. He and his people were the architects of the plan to destroy Israel. He was not only operated by Iran, he also frequently operated Iran. शुक्रवार को यूएनजीए में नेतन्याहू ने नक्शे पर दो तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर को उन्होंने श्राप और दूसरे को आशीर्वाद बताया और अमेरिका के न्यूयॉर्क से ही फोन पर हिजबुल्लाह चीफ के खात्मे का ऑर्डर दिया। डंके की चोट पर इजराइल ने हसन नसरल्लाह के मारे जाने का ऐलान किया। Map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. मतलब इजराइल ने जिसे अपना दुश्मन माना उसे मारकर हिसाब बराबर किया। लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल का अगला कदम क्या होगा? इसे नेतन्याहू के यूएनजीए में दिखाए नक्शे से समझा जा सकता है। नेतन्याहू ने नक्शे पर जिसे श्राप बताया, जिसे नक्शे का काला धब्बा माना गया, उसमें 4 देश सीरिया, इराक, ईरान और यमन है। लेकिन नेतन्याहू ने अपने दिखाए नक्शे को अमल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान, यमन और इराक के लोग आग बबूला है। इन देशों के लोगों को लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका उनका अस्तित्व मिटाने में लगे हुए हैं। शहीदना अल-अज़ीज़ व लिरफ़ाक़िहि अश-शुहदा अस्साबिक़ीन फ़ी लुबनान व फ़लस्तीन अन्नना थाबितून साबिरून मुहतसिबून वअन्न दिमाअहुम लन तज़हब हदरा। उधर ईरान का लेबनान और हिजबुल्लाह से गहरा रिश्ता रहा है। ईरान अभी सीधे युद्ध में नहीं उतरा है, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर नसरल्लाह की मौत की कीमत इजराइल को भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। लेबनान के लोग वो समय नहीं भूले हैं जब दमनकारी शासक के सैनिक बेरूत की तरफ बढ़ रहे थे और हिजबुल्लाह ने उन्हें रोका था। इस बार भी हड़पने वाले और दमनकारी दुश्मन को पछतावा होगा। इस्माइल हनिया की मौत हमास के लिए जितना बड़ा झटका था, नसरल्लाह का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए उससे ही बड़ा झटका है। हनिया तब मारा गया जब वो गाजा में नहीं था, जबकि नसरल्लाह लेबनान में ही था। इस्माइल हनिया की मौत के बाद भी ईरान ने इजराइल पर लॉन्ग रेंज की मिसाइल से हमला किया था, जिसे इजराइल ने नाकाम कर दिया था। लेकिन उस वक्त ईरान ने सीधे युद्ध की धमकी दी थी और अभी भी ईरान के तेवर नहीं है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि एक चिंगारी पूरी की पूरी खाड़ी को आग में झोंक सकती है।
गाजा के बाद लेबनान में अटैक कर इजराइल ने दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला है। यूएनजीए में इजरायली प्रधानमंत्री के तेवर से साफ हो चुका है कि इजराइल की ओर नजर उठाने वालों का अंजाम बेहद बुरा होगा, फिर चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह का हिसाब करने के बाद इजराइल रुकने वाला नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। इजराइल का ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स। 57 साल बाद इजराइल फिर दोहराएगा इतिहास। अब इजराइल के टारगेट पर सीरिया, इराक और यमन। करीब 1 साल से गाजा में सैन्य ऑपरेशन के दौरान इजराइल हमास के कई बड़े लीडर और टॉप कमांडरों को अंजाम तक पहुंचा चुका है। दुश्मन को चुन चुन कर मारने वाली इजरायली सेना ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह का हिसाब करना शुरू कर दिया है। महज 10 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, यानी इजराइल अब अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। लेकिन नेतन्याहू की फौज इस बार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है। इस ऑपरेशन के तहत 1967 में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमले शुरू किए थे और माना जा रहा है कि अब ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स का टारगेट सीरिया, इराक और यमन बनने वाले हैं। सीरिया, इराक और यमन टारगेट पर क्यों? यूएनजीए में नेतन्याहू की स्पीच से मिला संकेत। ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर इजराइल करेगा वार। दरअसल शुक्रवार को इजराइल के पीएम जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्पीच दे रहे थे तो वहीं इसके संकेत मिल गए थे। नेतन्याहू ने स्पीच के दौरान 2 नक्शे दिखाए, एक को दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो दूसरे को अभिशाप। नेतन्याहू ने कहा कि पिछली बार मैंने एक नक्शा दिखाया था जिसमें इजराइल और उसके साथी अरब देश एशिया को यूरोप से जोड़ रहे थे। नेतन्याहू ने इसे दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो वहीं दूसरे नक्शे को नेतन्याहू ने आतंक का नक्शा बताया। इजरायली प्रधानमंत्री ने दोनों नक्शों को दिखाकर कहा कि एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भविष्य का अंधकार। दरअसल इस दूसरे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंगों में रंगकर अभिशाप बताया गया था। माना जा रहा है कि इजराइल सीधे तौर पर ईरान पर हमला नहीं करेगा, वो चाहता है कि ईरान खुद इस जंग में कूदे। इसलिए वो हमास और हिजबुल्लाह के बाद इराक, सीरिया और यमन में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। दशकों पुरानी है इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी। 1967 में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से जंग जीती थी। इजराइल ने शुरू किया था ऑपरेशन फोकस। करीब 100 साल पहले फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटिश ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर यहूदियों के लिए स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र बनाने का वादा किया था। लेकिन अरब जगत के देश इजराइल की स्थापना के खिलाफ थे। आखिरकार विवाद बिना सुलझाए 1948 में ब्रिटिश शासक मिडिल ईस्ट के इस हिस्से से चले गए और इजरायली नेताओं ने 14 मई 1948 को स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी। इजराइल के गठन के अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल संघर्ष था। करीब 1 साल तक चले इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और जंग के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए आधी जमीन मुकर्रर कर दी। यहीं से फिलिस्तीनियों के लिए त्रासदी का दौर शुरू हो गया। इस दौरान करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा क्योंकि यहूदी सेना ने उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया था। इसके बाद साल 1967 में दूसरा अरब इजराइल संघर्ष हुआ। 6 दिन तक चले इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 5 जून 1967 से 10 जून तक इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ जंग लड़ते हुए कामयाबी हासिल की। इन तीनों देशों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को ही ऑपरेशन फोकस कहा जाता है। इस युद्ध के नतीजों ने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। दरअसल इस जंग के परिणाम स्वरूप गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर इजराइल का कब्जा हो गया। यही नहीं, जॉर्डन से पूर्वी जेरूसलम सहित वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलन हाइट्स भी इजराइल ने छीन लिया था। और अब 57 साल बाद इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस का सहारा लेकर इराक, सीरिया और यमन के बहाने ईरान को सबक सिखाना चाहता है कि वो अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं है।
इजरायली सेना के सबसे भीषण हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। हसन नसरल्लाह करीब 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ था, लेकिन उसकी मौत के चंद घंटों के बाद ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सामने कई नाम आ रहे हैं, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। अब कौन संभालेगा हिजबुल्लाह की कमान? किसे मिलेगी हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी? हाशिम सफीउद्दीन या शेख नईम कासिम में से कौन? नसरल्लाह की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा। इजराइल लेबनान के बीच तनाव वाले माहौल में 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनमें पहला नाम है हाशिम सफीउद्दीन का और दूसरा नाम है शेख नईम कासिम का। इन्हीं दोनों में से एक को आने वाले कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह की कमान सौंपे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है हाशिम सफीउद्दीन का। सफीउद्दीन हाशिम हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का लीडर भी है। हसन नसरल्लाह की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने पर हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने कहा कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाला हाशिम सफीउद्दीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला था। बताया जा रहा है कि हाशिम की वेशभूषा और हाव भाव नसरल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का कमांडर भी बन सकता है। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। ईरान के साथ सफीउद्दीन के मजबूत रिश्ते हिजबुल्लाह चीफ के लिए उसकी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है और ये है शेख नईम कासिम का। शेख नईम कासिम को भी हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जा सकता है। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ है। वो हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का नेता है और उसके पास डेप्यूटी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के खफर फिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से है। कासिम ने 1992 से हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में काम किया है। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रह चुका है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के नए चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि हसन नसरल्लाह के सफाई के बाद भी इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेने का ईरान ने प्लान बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह का नया चीफ एक अहम भूमिका निभा सकता है। हसन नसरल्लाह को मारने का फॉर्मूला भी बहुत खतरनाक साबित हुआ। नेतन्याहू और उनकी सेना ने क्यों ये फॉर्मूला अपनाया? के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम है। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। हसन नसरल्लाह की जिंदगी और मौत के बीच जो कंक्रीट की दीवार रही है, उसमें यही बम थे जो सेंध लगाने की ताकत रखते हैं। ये तीनों ऐसे बम हैं जो बंकर को भेद कर फटते हैं। ये गहराई में छिपे दुश्मन को मार डालते हैं। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसी भरोसे के साथ नेतन्याहू ने फॉर्मूला BBB यानी बेरूत में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। צה"ל ביצע אתמול את אחת מפעולות הסיכול החשובות בתולדות מדינת ישראל. הפעולה הזו סגרה חשבון ארוך שנים עם רב המרצחים נסראללה. Gathering information, I can tell you the United States had no knowledge of or participation in the IDF action.
And here there's a growing consensus in the international community, from Western countries, from Arab countries, from the global South, that we need to establish a Palestinian authority, but a Palestinian government, a Palestinian state, and the Palestinian state has to be recognized. और इस बीच चूरू के सुजान